कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन। नजर आ रहा है सभी को? हाँ जी। अब ऑटो कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? ऑटो कोरिलेशन refers to the case in which error term in one time period is correlated with the error term in any other time period। ये इक्वेशन है एक, a प्लस बी एक्स प्लस ई। ये ई बोलते हैं एरर टर्म को, रेजिडुअल होते हैं और ये रैंडम होते हैं। ओएलएस की कुछ अजम्पशंस हैं, उसमें हमने ये सीखा कि ई की वैल्यूज रैंडमली डिटरमिन होती हैं और इसका पैटर्न कोई नहीं होता। मसलन कोई वैल्यूज इसकी प्लस में होती हैं, कोई वैल्यूज इसकी माइनस में होती हैं और ये समझ नहीं आती अगली वैल्यू प्लस में होगी अगली माइनस में होगी, कोई पता नहीं चलता। ये रैंडम होती हैं। अगर तो कोई पता नहीं चलता, इसका मतलब है रेजिडुअल की एक टाइम पीरियड की वैल्यू दूसरे टाइम पीरियड पे असरअंदाज नहीं होती। तो रेजिडुअल्स का आपस में पैटर्न कोई नहीं होना चाहिए। अगर तो रेजिडुअल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेजिडुअल्स का आपस में कोई पैटर्न बन रहा है, पहली प्लस वैल्यू उसकी वजह से अगली ई की वैल्यू भी प्लस में है, उसकी वजह से अगली भी प्लस में है, फिर माइनस में है, उसकी वजह से अगली माइनस में, फिर अगली माइनस में, जिसकी वजह से कोई ना कोई रेजिडुअल्स का पैटर्न बनना शुरू हो गया, तो इसे बोलेंगे डाटा में ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम है। जब ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम आ जाए तो उसे फिर रिमूव करना पड़ता है डाटा में से पहले ओएलएस की रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की मौजूदगी में जो ओएलएस के रिजल्ट निकलेंगे लाइक अल्फा बीटा, वो ज्यादा रिलायबल नहीं होंगे। ऑटो कोरिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को नहीं चेक कर रहा, बल्कि एक ही वेरिएबल की डिफरेंट टाइम पीरियड में जो वैल्यूज निकल रही हैं उन वैल्यूज के एरर को डिटरमिन कर रहा है कि उनकी वैल्यूज के दरमियान जो रेजिडुअल है उसमें तो कोई रिलेशन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। अब रिलेशन आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसके ग्राफिकली। ये जी, आपको मे भी नजर ना आ रहे हो, यहाँ पे मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ। रेजिडुअल्स की वैल्यूज अगर आपकी इस तरतीब में जा रही, तो इसका मतलब पहले रेजिडुअल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। एक पैटर्न बन गया ना कोई अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज ऊपर जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं थोड़ी अरसे के लिए, फिर थोड़ी अरसे के लिए ऊपर जाती हैं। तो इस तरह के अगर ट्रेंड पाया जाए तो ये भी एक सूरत हो सकती है ऑटो कोरिलेशन की। ये पॉसिबिलिटी है कि थ्रू आउट वैल्यूज ऊपर ही जा रही हैं, ये भी ऑटो कोरिलेशन है। या थ्रू आउट वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं, ये भी ऑटो कोरिलेशन की एक पॉसिबिलिटी है। या पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, ये भी ऑटो कोरिलेशन है। किसी भी टाइप की ऑटो कोरिलेशन हो सकती है, क्योंकि इन सब में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट। हाँ, अगर तो इस तरह की सूरत हाल है जिसमें कुछ प्रोडिक्ट नहीं हो रहा रिलेशनशिप कैसा है, इसमें है नो ऑटो कोरिलेशन। ये देखिए, कुछ वैल्यूज ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, इसमें कोई रिलेशन या पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अगर तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर कोई ना कोई पैटर्न समझ में आए रेजिडुअल्स का, तो इसे फिर बोलेंगे ऑटो कोरिलेशन है। डन। आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फर्स्टली, द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड होना चाहिए, और ऑटो कोरिलेशन की मौजूदगी में भी वो अनबायस्ड ही रहता है। तो एस्टिमेटर की वैल्यू देख के हम ये नहीं कह सकते कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, और तरीके हैं चेक करने के लिए। नंबर टू, ओएलएस एस्टिमेट डू नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस। ओएलएस एस्टिमेट्स का वेरिएंस वो मिनिमम नहीं होता। यहाँ से फिर थोड़ा सा आइडिया होना शुरू होता है कि अच्छा डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन है, क्योंकि ओएलएस एस्टिमेट्स का वेरिएंस जो है ना, वो मिनिमम होना चाहिए। जब मिनिमम नहीं आता तो शक पड़ता है ऑटो कोरिलेशन है। समझे बात? नंबर थ्री पे, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ओएलएस एस्टिमेट्स विल बी इनएफिशिएंट। जिस डाटा में ऑटो कोरिलेशन मौजूद होगी उस डाटा के रिजल्ट भी ठीक नहीं होंगे, और उन रिजल्ट्स को देखते हुए जो लोग आप प्रिडिक्शन करेंगे फ्यूचर के बारे में, वो प्रिडिक्शन भी क्या होगी भला? एफिशिएंट नहीं होगी वो। एफिशिएंट नहीं होगी। तो यही इधर भी लिखा हुआ है। फोर्थली, एफ एंड टी टेस्ट ये वैलिड नहीं होंगे। हम तो बड़े आराम से एफ टेस्ट और टी टेस्ट की वैल्यूज देख के बता देते हैं कि ओएलएस की किसी एजम्पशन की वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एफ और टी टेस्ट आप चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि एफ और टी टेस्ट से पता ही नहीं चलेगा ऑटो कोरिलेशन का। नंबर फाइव पे, वेरिएंस ऑफ रैंडम टर्म यू, इसे यू या ई कहते हैं,
may be seriously underestimated if use are autocorrelated। अगर तो रेजिडुअल्स के दरमियान ऑटो कोरिलेशन पाई जा रही है तो फिर जो रेजिडुअल्स की वैल्यू है वो अंडर एस्टिमेट होंगी। अंडर एस्टिमेट का मतलब है वो सही तरह से एस्टिमेट नहीं होगी, एक्चुअल रिजल्ट नहीं बताएंगी। ये इसके 5 कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ओके, आपने मीनिंग ऑफ ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन ये याद कर लेना है, जिसमें डेफिनेशन और इसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस करने हैं। ऑटो और सीरियल कोरिलेशन में डिफरेंस जरा आपने एक बार लाजमी देख लेना, बुक से पढ़ लें या नेट से देख लीजिएगा, वो 2-3 लाइनों की डेफिनेशन है। कॉन्सिक्वेंस करने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बाद डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के 2 मेथड हैं। एक को बोलते हैं रन टेस्ट, ये लिखा हुआ है नजर आ रहा है। ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट करने के 2 मेथड हैं। एक है रन टेस्ट, रन टेस्ट को ग्रे टेस्ट भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये वाला रन टेस्ट आप काट दें। जो इसका दूसरा मेथड है ना ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट करने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करना है और अक्सर हर साल पेपर में आया होता है। उसे क्या कहते हैं बोला? डर्बिन वाटसन टेस्ट। डर्बन वटसन, वेरी गुड, जवाब दुरुस्त हुआ। ये है, इसे निशान कर लें। ऑटो कोरिलेशन इसकी मदद से पता चलेगी डाटा में मौजूद है कि नहीं है। इसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो अगली क्लास में करेंगे। आज आपने सिर्फ इसको थ्योरेटिकली याद करके और इसका फ्रेमवर्क लिख के आना है, क्योंकि इसकी थ्योरी में इसका प्रोसीजर क्या होता है, थ्योरी में क्वेश्चन भी वो पूछ लेता होता है। तो ये इसकी डर्बन वर्सन का सबसे पहले आपने लिखना, मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ऑटो कोरिलेशन इज गिवन बाय नेम डर्बन एंड वर्सन। ये दो बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे जिनकी वजह से इसे डर्बन वर्सन टेस्ट कहते हैं। और ये स्मॉल सैंपल्स पे एप्लीकेबल होता है। इसकी असम्पशन, 4 असम्पशन है जी। सबसे पहले ये कहते हैं रिग्रेशन मॉडल हैज इंटरसेप्ट टर्म। इंटरसेप्ट टर्म का मतलब है ये जो अल्फा या बीटा वन जिस तरह ये है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ये लाजमी होनी चाहिए। कुछ मॉडल इंटरसेप्ट के बगैर होते हैं ना, जिसे रिड्यूस्ड मॉडल कहते हैं। तो आपने डर्बन वर्सन चेक करना है, उसमें इंटरसेप्ट टर्म का होना लाजमी है। याद रहेगी बात। नंबर 2 पे वो कहता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉन स्टोकास्टिक। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स नॉन स्टोकास्टिक होंगे। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब है ये रैंडम होंगे। नंबर 3, एरर्स आर जनरेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। एरर जो से हैं फर्स्ट ऑर्डर स्कीम के थ्रू निकलेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर स्कीम होती है, एक सेकंड ऑर्डर, एक थर्ड ऑर्डर। तो आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का काम है। आप आगे जाके अगर कोई एम फिल का जहन बनाते हैं उसमें फिर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चिल मारे हैं, आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। आसान सा। फोर्थली, द रिग्रेशन मॉडल डज नॉट लैग डिपेंडेंट वेरिएबल एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो इसमें लैग यूज नहीं होते। लैग का मतलब है वाई यहाँ पे डिपेंडेंट है, इसी वाई को एज अ इंडिपेंडेंट भी आप यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। आगे इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें 5% या 1% जो भी गिवन होगा वो रखना है, ना गिवन हो तो 5% अज्यूम करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये फार्मूला इसमें लगता है। ये फार्मूला क्या होता है ये मैं कल इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो पता चलेगा। और क्रिटिकल रीजन इसका क्या बनता है, और क्रिटिकल रीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये कंक्लूजन है इसके। इसका एक शिदार चौधरी में वो ग्राफ बना के कंक्लूजन सिखाए हुए हैं, वो बड़ा आसान काम है। मेरे पास उसकी तस्वीर बनी होगी, वो मैं आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। यहाँ पे भी ये ग्राफ बना हुआ है, लेकिन वो बड़ा डल है, मिटा दिया, मिट गया ये फोटो कॉपी करवाते हुए। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये इस तरह का होता है, इस तरह का। तो ये पहला रीजन बन गया। पहला रीजन में अगर आपकी वैल्यू फॉल करे उसे आप क्या देते हैं, एच नोट रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। आखिरी रीजन में वैल्यू फॉल करे तो आपने एच नोट को रिजेक्ट करना है, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। यहाँ पे अगर फॉल करे तो इनकंक्लूसिव रिजल्ट है, यहाँ पे फॉल करे तो इनकंक्लूसिव रिजल्ट है। और दरमियान वाला ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस रीजन है ये। तो वो जिस तरह से आप रीजन बनाते हैं वही काम है, सिर्फ यहाँ पे ये 2 रीजन इजाफी बन गए हैं। इस वजह से यहाँ पे टोटल 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 5 इसके रीजन हैं। तो आज आपने सिर्फ डर्बन वाटसन की अजम्पशन और इसका प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये
क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन तक, यहाँ तक आता है। इतना ही काम करके आना है, इम्पोर्टेंट है।